विश्व इतिहास में एक कदम आगे बढ़ते हुए आज लेके आए नाजीवाद के बारे में। और ये जो विश्व इतिहास का चैप्टर है ये एससीईआरटी की बुक से लिया हुआ है, जो कहाँ पे चलती है, बिहार बोर्ड में चलती है। ठीक है, उसमें बहुत टॉप पॉइंट ऐसे दिए हुए ना हमारे जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस होता है। तो हम शुरू करते हैं नाजीवाद के बारे में पहले। ठीक है, किसके बारे में शुरू करेंगे? नाजीवाद के बारे में पहले शुरू करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या समाज में या विश्व में बदलाव देखने को मिलता है? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनैतिक परिवर्तन, सबसे विनाशकारी तानाशाहों का उदय हुआ। राजनैतिक परिवर्तन क्या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में? तो प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजनैतिक परिवर्तन के रूप में विनाशकारी तानाशाहों का उदय हुआ। उनमें से दो तानाशाहों का नाम देखने को मिलता है। एक इटली में मुसोलिनी का देखने को मिलता है, जिसने फांसीवाद की स्थापना की। और दूसरा जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, जिसने नाजीवाद की स्थापना की। नाजीवाद की विचारधारा कैसी थी? तो नाजीवाद की विचारधारा एक आक्रामक विचारधारा थी। नाजीवाद में किसको शामिल किया गया? तो सबसे पहले राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। नाजीवाद किसको सर्वोपरि मानता है? राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। राष्ट्र के आगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य के हित के आगे त्यागने को और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई है। किसमें? नाजीवाद में। जर्मनी के विरुद्ध किए गए अन्यायों का बदला लेने और सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए नाजीवाद को अपनाया गया था। और नाजीवाद की स्थापना किसने की थी? हिटलर ने। अगला पॉइंट है कि हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नाजीवाद क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? यानी कि नाजीवादी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे और हिटलर को उत्कर्ष जो हुआ था ऊपर उठ के, उसके कारण क्या थे? तो पहला कारण था गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक, गणतंत्र की स्थापना कब होती है? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जो पंद्रह प्रथम युद्ध कब चला था? तो 1914 से 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार होती है? तो जर्मनी की हार होती है। किसकी हार होती है? जर्मनी की हार होती है। और जर्मनी की हार से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो वहाँ का शासक कौन था? कैसर विलियम द्वितीय था। वहाँ पे शासन को चला नहीं सका, इसलिए त्यागपत्र दे के भाग जाता है। तो कैसर विलियम द्वितीय त्यागपत्र दे के कहाँ भाग जाता है? तो हालैंड भाग जाता है। कब भागता है? तो 10 नवंबर 1918 को। जब कैसर विलियम द्वितीय इंग्लैंड भाग जाता है तो सत्ता किसके हाथ में आती है? तो सत्ता आती है समाजवादी प्रजातांत्रिक के हाथ में। किसके? समाजवादी प्रजातांत्रिक दल के हाथ में सत्ता आती है। ठीक, और ये क्या करते हैं? तो एक तंत्र की स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की गई। गणतंत्र का चांसलर किसे बनाया गया? तो गणतंत्र का चांसलर फ्रेडरिक एबर्ट को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? फ्रेडरिक एबर्ट को गणतंत्र का चांसलर बनाया गया था। गणतंत्र सरकार ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कब किया था? तो जर्मनी की गणतंत्र सरकार ने युद्ध विराम, कौन से युद्ध विराम पे? प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध विराम पे हस्ताक्षर कब किया था? तो 11 नवंबर 1918 को। कब किया था? 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया था। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है 1918 में। फिर क्या होती है? वहाँ पे संविधान सभा का चुनाव किया जाता है। जर्मनी में पहली बैठक कब होती है संविधान सभा की? तो 5 फरवरी 1919 को होती है। कब होती है? 5 फरवरी 1919 को होती है। यह किस स्थान पे की गई? तो वाइमर स्थान पे की गई थी, वाइमर नामक स्थान पे। इसलिए जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? तो वाइमर के स्थान पर जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, इसलिए जर्मनी के संविधान को वाइमर गणराज्य या वाइमर संविधान का नाम से जाना जाता है। वाइमर संविधान या वाइमर गणराज्य। यह संविधान कब लागू हुआ? तो जर्मनी का संविधान जो था 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ, यानी कि 9 फरवरी 1919 को बैठक हुई थी और संविधान लागू कब होती है? 10 अगस्त 1919 को। इस संविधान के तहत क्या क्या व्यवस्था की गई? तो वाइमर गणराज्य के संविधान के तहत जर्मन में संघीय शासन की व्यवस्था अपनाई गई। कैसी व्यवस्था अपनाई गई थी? तो संघीय शासन की व्यवस्था अपनाई गई थी जर्मनी में। और इसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। यानी आपातकाल की शक्ति कहाँ से लगाने को प्राप्त की गई? तो वाइमर गणराज्य से। और हमारे देश भारत में भी जो आपातकाल को लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, युद्ध के बाद वाइमर गणराज्य की स्थिति संभालने में असफल रहा। यानी युद्ध के बाद जो परिस्थिति चल रही थी जर्मनी में, उसको भी संभालने में असफल कौन रहा? तो वाइमर गणराज्य असफल रहा। इससे क्या हो गया कि जनता में आक्रोश फैल गया था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था नाजीवाद की स्थापना करने का और हिटलर को उत्कर्ष पे पहुंचने का। दूसरा कारण, पहला कारण क्या था? वाइमर गणराज्य की स्थापना। और दूसरा कारण है वर्साई की अपमानजनक संधि। यानी वर्साई की अपमानजनक संधि किसकी की गई थी? अपमानजनक। तो अपमान किसका किया गया था? जर्मनी का अपमान किया गया था। ठीक, क्योंकि हार गया था, सारा दोष जर्मनी के ऊपर ही लगाया गया था, इसलिए वर्साई का अपमानजनक संधि कहा जाता है। वर्साई की अपमानजनक संधि कब हुई थी? तो वर्साई की अपमानजनक संधि हुई थी 28 जून 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 28 जून 1919 को हुई थी। ये अपमानजनक वर्साई की संधि में क्या क्या किया गया था? तो फ्रांस को ऑक्सेस और लॉरेंस का क्षेत्र देना पड़ा था। किसको? फ्रांस को। यानी जर्मनी को फ्रांस को कौन सा क्षेत्र देना पड़ा था वर्साई की संधि के तहत? तो ऑक्सेस और लॉरेंस को देना पड़ा था। और क्या देना पड़ा था? तो सार वाले कोयला क्षेत्र, यानी कि जो सार का कोयला क्षेत्र था उसको देना। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए फ्रांस को देना था। और इसका शासन कौन चलाएगा? तो किसकी देखरेख में? राष्ट्रसंघ की शासन की देखरेख में फ्रांस को 15 वर्ष के लिए दिया गया था सार का कोयला क्षेत्र। और क्या किया गया था वर्साई की संधि में? राइन नदी घाटी की जो सेना थी उसको सेना रहित कर दिया गया। राइन नदी घाटी से सेना हटा लिया गया।
और सैनिक दृष्टि से जर्मनी को कमज़ोर किया गया था। ये सब किसमें हुआ था? तो वर्साई की अपमानजनक संधि में हुआ था। कब हुई थी? 28 जून 1919 को। आर्थिक कारण क्या क्या हुए थे जर्मनी में? तो अनेक कारखाने बंद हो गए, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे थी, वर्साई संधि क्षतिपूर्ति ला दी गई और जर्मन व्यापार नष्ट कर दिए गए। औद्योगिक क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? तो मिस्र राष्ट्र का अधिकार हो गया। क्षतिपूर्ति की कठोर शर्त क्या रखी गई थी? तो क्षतिपूर्ति की कठोर शर्त के रूप में राशि रखी गई थी 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। कितना रखी गई थी? तो कर्ज के रूप में, यानी कि जो युद्ध हुआ था उसको क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए किसको? जर्मनी के ऊपर आरोप लगाया था कि आपने युद्ध किया था और क्षतिपूर्ति आप ही भरोगे। तो कितना दिया गया था? 6 अरब 10 करोड़ रुपये। साम्यवाद का बढ़ता संकट। साम्यवाद का इस समय दबाव भी बढ़ रहा था क्योंकि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी और साम्यवाद का प्रभाव बढ़ गया था उस समय। जर्मनी में भी साम्यवाद पहुंचा जिसने वाइमर गणराज्य को हटाने की मांग कर रहा था। यानी जर्मनी में वाइमर गणराज्य को हटाने की मांग कौन सा वर्ग कर रहा था? तो जर्मनी में वाइमर साम्राज्य को हटाने की मांग साम्यवाद कर रहा था। और साम्यवाद का जनक किस देश को माना जाता है? तो रूस को माना जाता है। साम्यवाद क्या है? तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद चाहना साम्यवाद कहलाता है। साम्यवाद का डर किसको था? तो साम्यवाद से कौन डर रहे थे? तो साम्यवाद से पूंजीपति डर रहा था, जमींदार डर रहे थे और उद्योगपति काफ़ी भयभीत थे। इस प्रकार इन वर्गों की सहानुभूति देकर अपने तरफ खींचा। किसने खींचा? तो हिटलर ने अपनी तरफ किसको खींचा था? तो हिटलर ने जो पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग, उद्योग वर्ग, ये सब किससे डर रहे थे? साम्यवाद से डर रहे थे। और जो समाजवादी प्रजातांत्रिक लोकदल था वो भी डरा हुआ था साम्यवाद से। तो इन सबको अपनी तरफ किसने आकर्षित किया? तो इन सबको अपनी तरफ आकर्षित किया था हिटलर ने। इन सब समस्याओं के बीच हिटलर का उदय हुआ था। कौन सी समस्याओं के बीच हिटलर का उदय हुआ? तो जब समस्याएं चल रही थी, ठीक, वाइमर गणराज्य के लिए कानून बन रहे थे, इनके ऊपर कर्जे थोपे जा रहे थे और साम्यवाद का प्रसार हो रहा था। साम्यवाद यहाँ जर्मनी में भी, रूस के ऊपर, जर्मनी में भी लोग जो समाजवादी लोकतांत्रिक दल था उसके ऊपर दबाव डाल रहा था। यहाँ के जो पूंजीपति थे, जमींदार थे, ठीक, उधार उद्योगपति थे, ये भी भयभीत हुए थे। तो इन्हीं समय के बीच किसका उदय होता है? हिटलर का उदय होता है। हिटलर एवं उसके कार्य। ठीक, हिटलर के उदय के बारे में जानने की, हिटलर का उदय कैसे होता है? तो हिटलर का जन्म कब हुआ था? हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक स्थान पर एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में हिटलर क्या बनना चाहता था? तो बचपन में हिटलर एक चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन बड़े किशोरावस्था में इसमें सेना में नौकरी कर ली और प्रथम विश्व युद्ध में यह जर्मनी की तरफ से लड़ा और बहुत साहस का परिचय दिया था। इसलिए साहस का परिचय दिखाने के कारण इसको आयरन क्रॉस दिया गया था। और यह शुरू में हिटलर किस पार्टी से जुड़ा था? तो जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ा था। जर्मन वर्कर्स पार्टी का ये सदस्य था। 1920 में इस पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम कब बदल दिया गया? तो जर्मन सोशलिस्ट वर्क्स कर दिया गया। कब? 1920 में। धीरे धीरे इस पार्टी का फ्यूरर कौन बन गया था? तो इस फ्यूरर मतलब प्रमुख, जर्मन सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी का प्रमुख कौन बन गया? तो हिटलर बन गया। हिटलर ने अपने चारों तरफ रुडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वालों को इकट्ठा किया। इसकी नीति क्या थी? तो इसकी नीति यह थी कि अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। किसकी नीति थी? तो हिटलर की नीति थी कि अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। हिटलर ने जनाक्रोश का फायदा उठाया, यानी कि लोगों के बीच में जो आक्रोश भरा हुआ था उसका फायदा किसने उठाया? तो उसका फायदा हिटलर ने उठाया था। हिटलर ने वाइमर गणराज्य के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो हिटलर ने वाइमर गणराज्य के खिलाफ विद्रोह 1923 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1923 में वाइमर गणराज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। वाइमर गणराज्य के खिलाफ विद्रोह करने में हिटलर का साथ किसने दिया था? लुडेनडॉर्फ ने किया था। किसने किया था? लुडेनडॉर्फ के साथ हिटलर ने मिलकर 1923 में वाइमर गणराज्य का विरोध किया था। विद्रोह किया हुआ था, विद्रोह असफल हुआ और हिटलर को बंदी बना लिया गया। क्या किया गया? हिटलर को बंदी बना लिया गया था। हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? तो मीन कैंप नाम से लिखी थी। मीन कैंप नाम से। एक रचना कहाँ पे की थी? तो यह रचना उसने जेल में रहते हुए की थी। ठीक है, इसमें उसने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, यानी कि भविष्य में जो कार्यक्रम करने उसकी रूपरेखा इसमें प्रस्तुत की थी। हिटलर जेल से बाहर कब निकलता है? तो हिटलर जेल से बाहर 1924 में निकलता है। कब निकलता है? 1924 में। हिटलर ने के जो चिन्ह प्रस्तुत किए तो उसमें क्या थे? तो आर्यों के चिन्ह स्वास्तिक को अपनाया था। आर्यों के चिन्ह स्वास्तिक को अपनाया और अपनी पार्टी को सैनिक रूप से संगठित किया था। अपनी पार्टी को सैनिक रूप से संगठित किया। किसने? नाजी पार्टी के प्रभाव को रोकने के लिए किसके नेतृत्व में गणतंत्रवादियों ने कई कार्यक्रम शुरू किए थे? तो नाजी के प्रभाव को रोकने के लिए गणतंत्रवादियों ने स्टेट्समान, किसके नेतृत्व में? स्टेट्समान के नेतृत्व में कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। ये किसका नेता था? तो गणतंत्रवादियों का नेता था। लुकार्नो समझौता या लकार्नो समझौता कब हुआ था? तो लोकार्नो समझौता हुआ था 1925 ईस्वी में। लोकार्नो समझौता कब हुआ था? लोकार्नो समझौता 1925 में हुआ था। इस समझौते के तहत क्या किया गया था? तो इस समझौते के तहत जर्मनी को विश्व स्तर पर सम्मान मिला था। जर्मनी को विश्व स्तर पर सम्मान कब मिला? तो लोकार्नो समझौता के तहत मिला गया था। लोकार्नो समझौता के तहत ही जर्मनी जो था वो राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना
1920 में की गई थी। ठीक है, और राष्ट्र संघ का अध्यक्ष सदस्य सदस्य कब बनता है? जर्मनी तो अध्यक्ष ही बना दिए पहले ही बनते ही। तो राष्ट्र संघ का सदस्य बनेगा जर्मनी कब? 1925 ईस्वी में। तो लोकार्नो समझौता के तहत क्वेश्चन आ जाएगा कि जर्मनी को विश्व स्तर पर सम्मान किस समझौते से मिला? तो लोकार्नो समझौते से मिला, और लोकार्नो समझौते के तहत ही जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। 1924 में जर्मनी में हुए चुनाव में 1924 में जर्मनी में हुए चुनाव में राय सदन के राइखस्टैग में नाजी पार्टी को कितने वोट मिले थे? तो 32 वोट मिले थे। कितने वोट मिले थे 1924 में नाजी पार्टी को राइट टैंक में? 32 वोट मिले थे। 1928 में नाजी पार्टी को कितने वोट मिले? तो नाजी पार्टी का नुकसान हुआ और इसको 12 वोट मिले। इसके वोट की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। हिटलर के प्रभाव को कम होने लगे तभी 1929 में कौन सी घटना घटती है? तो हिटलर का प्रभाव जैसे ही कम होने लगा 1929 में घटना घटती है कि आर्थिक मंदी का रूप आता है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी ने सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? आर्थिक मंदी में सबसे ज़्यादा प्रभाव जर्मनी पे पड़ा था। किस पे पड़ा था? जर्मनी में पड़ा था। इसका जिम्मेदार हिटलर ने किसे ठहराया? तो इसका जिम्मेदार हिटलर ने वाइमर गणराज्य को ठहराया। ये बहुत बड़ी चाल चली थी उसने, किसने? हिटलर ने, कि जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसका जिम्मेदार किसको समझाया? तो वाइमर गणराज्य को दोषी बना के वहाँ के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया हिटलर ने। वाइमर गणराज्य, वर्साय की संधि, यहूदियों के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो आग उगलने वाला आंदोलन शुरू किया। आग उगलने वाला मतलब बहुत बुरा बुरा बोलता था, इनको पूरा दोषी ठहराता था। किसको? वाइमर गणराज्य को, वायसराय की संधि को और यहूदियों के खिलाफ। इसने किसका समर्थन मिला? तो इसने मध्यम वर्ग, बेकार नौजवानों को अपना प्रबल समर्थन प्राप्त कर लिया और उद्योगपतियों का समर्थक भी बना लिया था। किसको बना लिया था? मध्यम वर्ग को, बेकार नौजवानों को अपना प्रभावशाली समर्थक और उद्योगपतियों को भी समर्थक बना लिया था। 1930 के चुनाव में नाजी पार्टी को कुल कितने वोट मिले थे? 1930 के चुनाव में नाजी पार्टी को कुल 107 सीटें मिली थी। कितने मिली थी? 107 सीटें प्राप्त किए थे। 1932 के चुनाव में 1932 के चुनाव में इसके 203 सीटें प्राप्त हुई। कितनी सीटें प्राप्त हुई? 230 सीटें प्राप्त हुई। लेकिन सरकार बनाने का मौका इसको नहीं मिला क्योंकि अभी भी इसकी पूर्ण बहुमत की सीटें कम थी। बाद में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने किस समय हिटलर को चांसलर बनाया? तो जर्मनी का चांसलर हिटलर कब बनता है? तो जर्मनी का चांसलर हिटलर 30 जनवरी 1933 को बनता है। कब बनता है? 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया। किसने बनाया था? राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने बनाया था। सत्ता में आते ही चुनाव कराने की घोषणा कर दी, यानी कि सत्ता में आते ही चुनाव की घोषणा किसने कर दी? तो हिटलर ने कर दी। कब आ गया था सत्ता में? 30 जनवरी 1933 को हुआ था। चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरह से किया कि नाजी पार्टी के लोग चुनाव जीतकर आ सकते हैं। इस प्रकार जर्मन गणतंत्र की समाप्ति की ओर कब हुआ था? 1933 में जर्मन गणतंत्र समाप्ति की ओर हुआ था। और नाजी क्रांति की शुरुआत, जिसे हिटलर ने क्या नाम दिया था? तृतीय राइख नाम दिया था, यानी कि तृतीय राइख, जर्मन संसद को तृतीय राइख किसने नाम दिया था? तो जर्मन संघ को तृतीय राइख नाम दिया था हिटलर ने। अगस्त 1934 में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो हिंडनबर्ग की मृत्यु 1934 में हो जाती है और चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया। किसने? हिटलर ने। जब हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाती है 1934 में तो चांसलर और राष्ट्रपति के पद को एक मिलाकर किसने कर दिया? तो राष्ट्रपति ने, अरे हिटलर ने कर दिया यार। नाजीवाद पावर में आते ही क्या क्या किया? तो नाजीवाद पावर में आते ही उदारवाद और लोकतंत्र का कट्टर विरोधी हो गया। किसका? उदारवाद का और लोकतंत्र का कट्टर विरोधी हो गया। प्रेस तथा वाक अभिव्यक्ति पे रोक लगा दिया। विरोधी दल का सफाया कर दिया। शिक्षण संस्थान और जनसंचार पे प्रतिबंध लगा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रबल विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी प्रबल विरोधी था। कौन? हिटलर। क्या कर रहा है? पूंजीवाद का समर्थक किया था। हिटलर ने किसका समर्थन किया था? तो पूंजीवाद का समर्थन किया था। किसका विरोध किया था? समाजवाद का विरोध किया था, पूंजीवाद का समर्थन किया था। और हिटलर को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कहाँ से मिल रहा था? तो हिटलर को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन फ्रांस और इंग्लैंड से भी मिल रहा था। सर्वसत्तावादी की संकल्पना, तो सर्वसत्तावादी की संकल्पना भी कहता है, इसके तहत क्या करता है कि राज्य के भीतर ही सब कुछ है, राज्य के बाहर एवं राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। कौन कहता है? सर्वसत्तावादी की संकल्पना के अंतर्गत कहता है। उग्र राष्ट्रवाद पे बल, तो जर्मन में पहले से ही उग्र राष्ट्रवाद और उसकी सैनिक तत्व की परंपरा रही है और इसके समय तो और उग्र रूप धारण कर लिया था। निरंकुश शक्ति का समर्थन, हिटलर ने किस शक्ति का समर्थन किया था? तो निरंकुश शक्ति का समर्थन किया था। गुप्तचर पुलिस किस नाम से जानी जाती थी? तो गेस्तापो नाम से गुप्तचर पुलिस समझी जाती थी। गुप्तचर पुलिस का क्या आतंक था? तो गुप्तचर पुलिस का आतंक जो था वो पूरे जर्मनी में मौजूद था। कारागृह की स्थापना क्यों की गई? तो कारागृह की स्थापना विरोधियों के लिए की गई थी। राइखस्टाग की इमारत में किसने आग लगवाई? तो हिटलर ने आग लगवाई और इसका आरोप किसके ऊपर लगवाया? तो समाजवादियों के ऊपर आग लगवाने का आरोप लगाया था। जर्मनी में एक नेता एक पार्टी का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। नाजीवादी दर्शन किस रूप में देखने को मिलते हैं? तो नाजीवादी दर्शन जो हैं सैनिक शक्ति और हिंसा के रूप में देखने को मिलते हैं। नाजीवाद का प्रभाव क्या पड़ा? तो नाजीवाद का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। दूसरा, विश्व में शांति विरोधी वातावरण का निर्माण हुआ। तीसरा, साम्यवाद विरोधी आंदोलन में तेजी आई।
चौथा, यूरोप में तुष्टीकरण नीति का प्रचलन शुरू हो गया था। किसके? नाजीवाद के आने से यूरोप में तुष्टीकरण की नीति का प्रचलन शुरू हो गया था। दूसरा, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। हिटलर की विदेश नीति क्या क्या थी? हिटलर की विदेश नीति में राष्ट्रसंघ से पृथक होना, वर्साय संधि को भंग करना, पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता करना, ब्रिटेन से समझौता करना, रोम बर्लिन धुरी बनाना, कॉमिंटर्न विरोधी समझौता करना, ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलय करना, पोलैंड पर आक्रमण करना। ये सब किसके नीति के सिद्धांत थे? तो हिटलर के विदेश नीति के सिद्धांत थे। हिटलर के विदेश नीति के मूल सिद्धांत क्या थे? तो मूल सिद्धांत थे वर्साय की संधि भंग करना, सारी जर्मन जाति को एक सूत्र में बांधना, जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। इस सिद्धांत की प्राप्ति के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो हिटलर ने बहुत सारे कदम उठाए, जिसमें पहला कदम था राष्ट्रसंघ से पृथक होना। तो जर्मन जो था वह राष्ट्रसंघ से कब पृथक होता है? तो 1933 ईस्वी में जेनेवा में निःशक्तिकरण की शर्त सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। यानी कि हिटलर ने क्या मांग किया था? तो हिटलर ने मांग किया था कि सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू हो। कि कौन सी प्रक्रिया? नहीं है सशक्तिकरण का, लेकिन इस बात को उसमें स्वीकार नहीं किया गया था। और जर्मन प्रतिनिधि को वायसराय बुलाया और 1933 में ही क्या घोषणा कर दी? तो राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। किसने? हिटलर ने। वर्साय की संधि को भंग करना, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि थोपी गई थी 29 जून 1919 को, उस संधि को कब तोड़ दिया था? तो उस संधि को 1935 में तोड़ दिया था। कब तोड़ा था? 1935 में। 1933 में किसे नाता तोड़ा था? तो राष्ट्रसंघ से। राष्ट्रसंघ का सदस्य कब बना था? 1925 में बना था। 10 साल बाद क्या किया उसने? राष्ट्रसंघ से अपनी सदस्यता तोड़ दी। 1935 में वर्साय से संधि तोड़ने की घोषणा की और पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। यानी कि दो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि वर्साय की संधि कब तोड़ा? 1935 में। और पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा कब लागू हुई? तो 1935 में लागू हुई। पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता किया था। कितना? 10 वर्षीय समझौता क्या किया था? 1934 में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता किया कि कोई भी किसी की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, यह समझौता कब हुआ था? 1934 में। ब्रिटेन से क्या समझौता हुआ था? ब्रिटेन से समझौता जून 1935 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था? कि ब्रिटेन से समझौता हुआ कि जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है। किसके द्वारा कहा गया? तो ब्रिटेन के द्वारा कहा गया कि जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है, स्थल एवं वायु भी बढ़ा सकता है, लेकिन अपनी जल सेना को 25% से अधिक नहीं बढ़ा सकता। यानी कि स्थल एवं वायु सेना को बढ़ाने के लिए जर्मनी को छूट मिल गया था ब्रिटेन के द्वारा। कब? जून 1935 में। लेकिन कौन सी शक्ति को बढ़ाने का प्रतिबंध लगाया गया? तो जल सेना को। कितना बढ़ाने का दिया गया? तो 35% से अधिक आप नहीं बढ़ा सकते हो। हिटलर की यह बहुत बड़ी कूटनीति हुई कि उसने क्या किया कि सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रोजेक्ट तो ले लिया, और यही चाल चलता है कि उनके मना करने के बाद भी ये अपनी शक्ति बढ़ा लेता है। रोम बर्लिन धुरी। रोम बर्लिन धुरी में क्या हुआ था? तो हिटलर की नीति के कारण विश्व से अलग हो गया। किस नीति के कारण हिटलर से अलग हो गया था? तो रोम बर्लिन धुरी के। मित्र की तलाश में हिटलर कहाँ पहुँचता है? तो मित्र की तलाश में हिटली पहुँचता है रोम। कहाँ पहुँचता है? रोम पहुँचता है। और बर्लिन धुरी का निर्माण होता है। रोम बर्लिन धुरी का निर्माण कहाँ किसके साथ होता है? तो इटली और जर्मनी के बीच होता है। दोनों मित्र सेना ने स्पेन के सैनिक शासक जनरल फ्रैंको को मदद पहुंचाई थी। किसने मदद पहुंचाई थी? तो रोम और बर्लिन ने मदद किसको पहुंचाई थी? स्पेन के सैनिक शासक जनरल को फ्रैंको की मदद पहुंचाई थी। कॉमिंटर्न विरोधी समझौता। कॉमिंटर्न विरोधी समझौता कब हुआ था? कॉमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? जर्मनी, इटली और जापान के बीच हुआ था। कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किसके बीच हुआ था? तो जर्मनी, इटली और जापान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? तो साम्यवादी खतरा से बचने के लिए इटली, जापान और जर्मनी एक साथ समझौता करते हैं, कॉमिंटर्न विरोधी समझौता, जो आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है? तो आगे चलकर ये नाम से जाना जाता है, धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। कॉमिंटर्न का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट पार्टी। तो साम्यवादी पार्टी, साम्यवाद विरोधी समझौता। ऐसे भी जान सकते हैं कि साम्यवाद विरोधी समझौता किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड के बीच, जर्मनी के बीच, इटली के बीच और जापान के बीच हुआ, क्योंकि तीनों साम्यवादी से डरे हुए थे। जर्मन भाषा भाषी को एक सूत्र में बांधना क्या हिटलर की विदेश नीति के अंतर्गत आता है? तो जर्मन भाषा भाषी को एक सूत्र में बांधना भी जर्मन के विदेश नीति के आता है। यानी हिटलर के विदेश नीति में जर्मन भाषा भाषी को एक सूत्र में बांधना भी शामिल है। ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में कौन मिलाना चाहता था? तो ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में जर्मनी मिलाना चाहता था, लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा था? तो इसका विरोध इटली कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद, इटली के बावजूद, विरोध के बावजूद भी जर्मनी ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। चेकोस्लोवाकिया के सुडेनलैंड में जर्मन जाति के लोग रहते थे। चेकोस्लोवाकिया में कौन रहते थे? तो चेकोस्लोवाकिया के सुडेनलैंड में जर्मन जाति के लोग रहते थे। हिटलर ने क्या किया? तो हिटलर ने चेक सरकार, किस सरकार से? चेकोस्लोवाकिया सरकार से सुडेनलैंड की मांग की, जिसे अस्वीकार किया गया था। क्यों?
क्योंकि हिटलर क्या था, उसकी विदेश नीति में शामिल था कि एक जर्मन भाषी और एक राष्ट्र होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ जर्मन भाषा बोलने वाले थे उसको जर्मन में शामिल करने के लिए निकल पड़ा था। ठीक है, वो मांग भी करते हुआ था। पहले क्रम में किस पे अधिकार किया, भाषा के आधार पे। तो हिटलर ने किससे मांग किया था, स्विट्जरलैंड को किससे मांग किया था, चेक गणराज्य सरकार से मांग किया था, लेकिन अस्वीकार कर दिया। चेक का जो सरकार था मना कर दिया, लेकिन जर्मनी को स्विट्जरलैंड कैसे प्राप्त होता है, जर्मनी को स्विट्जरलैंड प्राप्त होता है 1938 के म्यूनिक सम्मेलन में। किसमें, म्यूनिक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, 1938 में। किसके अनुरोध पर स्विट्जरलैंड जर्मनी को दिया गया, तो इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के अनुरोध पर। पूछ देगा क्वेश्चन कि जर्मनी को स्विट्जरलैंड किसके अनुरोध पर मिला था, तो इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के अनुरोध पर मिला था। किस सम्मेलन में, 1938 के म्यूनिक सम्मेलन में मिला था। हिटलर जो था वो पूरे चेक गणराज्य पर कब्जा करना चाहता था। ठीक, तो पूरे चेक गणराज्य पर कब्जा करना चाहता था। तो पूरे चेक गणराज्य पर कब कब्जा किया, तो हिटलर ने पूरे चेक गणराज्य पर 1939 ईस्वी में कब्जा कर लिया। कब कब्जा कर लिया, 1939 में पूरे चेक गणराज्य पर कब्जा कर लिया। मेमेल बंदरगाह पर कब कब्जा किया था, तो मेमेल बंदरगाह पर भी हिटलर ने कब्जा कर लिया, लेकिन सब मूक बने रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पोलैंड पर आक्रमण, हिटलर का लक्ष्य क्या था, हिटलर का लक्ष्य था पोलैंड के डांजिंग बंदरगाह पर कब्जा करना। यानी ये पहले क्या बनाता था हिटलर, पहले लक्ष्य बनाता था, और ये लक्ष्य इसने कब बना लिया था, तो ये जब अपनी आत्मकथा मेन कैंप लिखी थी जेल में ना, उसी समय सारा लिस्ट बना लिया था कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो इसीलिए जो सोच रखा था कि हमें ये करना है, तो ये पोलैंड के डांजिंग बंदरगाह को भी कब्जा करना चाहता था, और पोलैंड पर इसी कारण उसने आक्रमण किया था। इस पर कब्जा करने के बाद पोलैंड विरोध करने लगा, लेकिन पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए, कहाँ, पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए जर्मनी का कुछ भाग दे दिया गया, जिसे क्या कहा गया था, जिसे कहा गया था पोलिस गलियारा के नाम से कहा गया था। बाल्टिक सागर कौन थे, लिथुआनिया थे, एतविया था, एस्टोनिया था। बाल्टिक सागर में, इस बाल्टिक सागर पे किसका कब्जा था, तो रूस का कब्जा था। डांजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे की मांग हिटलर ने की, और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था, तो हिटलर ने किया था। किस मांग को लेकर, डांजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे की मांग को लेकर किया था। पोलैंड पर जब आक्रमण हुआ तो जर्मनी को मना किया गया कि आप आक्रमण मत करो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को फ्रांस, इंग्लैंड ने हस्तक्षेप किया, और किसका युद्ध होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू होता है, 3 सितंबर 1939 को। 1945 में विजयी सेना कहाँ पहुंची, तो 1945 में विजयी सेना बर्लिन पहुंचती है। तब तक हिटलर अपने बैंकर में आत्महत्या कर चुका था। यानी कि हिटलर ने आत्महत्या कब कर लिया था, तो 1945 में आत्महत्या कर लिया था अपने बैंकर में। ठीक, ये कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये बहुत सारे नोट्स हैं, इसमें मेन मेन पॉइंट है। अगर आप एक जगह लाइन से लिख दें कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, किस वजह से हुआ था, तो चीज़ें हमें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लेके आएंगे एनसीईआरटी का। ठीक, ये एनसीईआरटी में जिसमें दिया हुआ हिटलर के बारे में, उसका वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से है।